नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। दोस्तों, इधर बहुत अधिक व्यस्तता रहने के कारण कुछ गैप हो गया नई वीडियो डालने में। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है राजा राम मोहन राय का मूल्यांकन। राजा राम मोहन राय के बारे में जो विभिन्न इतिहासकारों के मत हैं, उन मतों का हम परीक्षण करेंगे, क्योंकि उनके बारे में अलग-अलग इतिहासकार अलग-अलग तरह की राय देते हैं। तो विभिन्न इतिहासकारों के मतों के आलोक में हम उनका मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक बार फिर से मेरी अपील है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे नई-नई वीडियोस की सूचना आपके पास तक पहुंचती रहे। तो आइए चर्चा करते हैं राजा राम मोहन राय के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, या आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि उन्हें सुधार आंदोलनों का अग्रदूत कहा जाता है। तो आधुनिक भारत में जो नवजागरण प्रारंभ हुआ, सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ, वो बंगाल से प्रारंभ हुआ था और राजा राम मोहन राय निश्चित रूप से उसके अग्रणी थे, उसके पहले नेता थे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के 100 वर्ष बाद जब 1933 ईस्वी में उनकी पुण्यतिथि की शताब्दी मनाई गई, तो पुनर्जागरण काल के इतिहास का एक गौरवमय चित्र खींचा गया था, जिसमें राजा राम मोहन राय को एक चमकते हुए सितारे के रूप में वर्णित किया गया। इसी समय राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहा गया। लेकिन पिछले 60-70 वर्षों में लोगों को पुनर्जागरण या रेनेसां से बड़ी निराशा हुई है। ऐतिहासिक अध्ययन एक बार फिर बंगाल के पुनर्जागरण से ही प्रारंभ हुआ है, जिसने राम मोहन राय के मिथक की धज्जी उड़ानी प्रारंभ कर दी है। मित्रों, राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है और इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने निश्चित रूप से आधुनिकता की दिशा में एक कदम उठाया होगा, तभी उनको आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है और अधिकांशतः ऐसा उनके विचारों, उनके कार्यकलापों इत्यादि का अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है कि वो आधुनिक भारत के जन्मदाता। पर इस संदर्भ में इतिहासकारों के बीच में मतैक्य नहीं है। आधुनिक जो रिसर्चेज हो रही हैं, आजकल जो नए-नए बहुत सारे इतिहासकार वगैरह आ रहे हैं, के बीच में राजा राम मोहन राय को लेकर के कुछ मतभेद है। अब पुराने इतिहासकारों में हम देखते हैं प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार, जो कि बहुत बड़ा नाम था इतिहास के क्षेत्र में। प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार राम मोहन राय के कार्यों के कठोर आलोचक हैं और उनका विचार है कि राम मोहन राय का आधुनिक भारत के निर्माण में क्या योगदान था, इस बात को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, यानी उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। राम मोहन राय के विचारों में डॉक्टर मजूमदार के अनुसार बहुत सारी असंगतियां हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि राम मोहन राय उन्हीं व्यक्तियों में से एक थे जो बौद्धिक परंपरा को गति देने के लिए उनके पहले से चले आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ नई बात, तो ऐसा डॉक्टर प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार का मत है। डेविड कोफ का भी अभिमत है कि राम मोहन राय को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में अतिशयोक्ति के साथ महत्व दिया गया है। आधुनिक इतिहासकारों में प्रोफेसर सुमित सरकार, वरुण डे और अशोक सेन का भी अभिमत है कि राम मोहन राय के विचारों में अतीत से कोई क्रांतिकारी अलगाव या विच्छेद नहीं दिखाई देता।
मार्क्सवादी इतिहासकारों का भी अभिमत है कि राम मोहन राय का प्रयत्न ब्रिटिश साम्राज्यवाद के औपनिवेशिक ढांचे में एक तरह का तालमेल बैठाने तक ही सीमित था। तब सबसे बड़ी समस्या एक ब्रह्म की उपासना और सती प्रथा नहीं थी। यानी कि जिस काल में राजा राम मोहन राय उत्पन्न हुए, उस काल में सबसे बड़ी समस्या एक ब्रह्म की उपासना और सती प्रथा नहीं थी, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक शोषण थी, गरीबी थी। और इन बातों पर राजा राम मोहन राय का ध्यान कम गया। तो इन मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राम मोहन राय पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत में वैचारिक धरातल पर मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो ये आरोप लगाया कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वैचारिक धरातल पर और अधिक ताकतवर बनाया, सशक्त किया। फिर भी ये इतिहासकार उनके संश्लेषित विचारों और भारतीय राजनीति को प्रभावित करने में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हैं। प्रोफेसर ए.आर. देसाई ने 19वीं शताब्दी के बंगाल के नवजागरण में राजा राम मोहन राय के योगदान को स्वीकार किया है। मित्रों, आधुनिक जो विश्लेषक हैं, उन्होंने राम मोहन राय की भूमिका पर प्रकाश डाला है। अब उदाहरण के लिए आप ले लीजिए चार्ल्स हिमसैथ। चार्ल्स हिमसैथ ने वीसी जोशी द्वारा जो संपादित पुस्तक है राम मोहन राय एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, तो उसमें वो लिखते हैं, चार्ल्स हिमसैथ अपने आलेख में, कि राम मोहन राय ने भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा में चौमुखी योगदान दिया। यानी हिमसैथ जो है उनके योगदान को स्वीकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि राम मोहन राय जो है वो तर्कवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे, बुद्धिवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले थे, वो मानवतावादी थे और मनुष्य के द्वारा मनुष्य की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के पक्षधर थे। यानी मानव मानव में समानता के पक्षधर थे। राम मोहन राय ने, हिमसैथ का मानना है कि राम मोहन राय ने सुधार आंदोलनों को एक नई तकनीक प्रदान की। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि राम मोहन राय ने नव युग में एक तरह का बौद्धिक आंदोलन छेड़ दिया, बौद्धिक आह्वान किया उन्होंने लोगों का, और इस तरह से समाज सुधार को एक नई दिशा प्रदान। प्रोफेसर निहार रंजन रे के अनुसार राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने हिंदू सामाजिक धार्मिक जो ताना बाना था और जो अबौद्धिक और असार्थक तत्व थे यहाँ पे भारतीय समाज में, तो उनका उन्होंने आलोचनात्मक अध्ययन किया। राम मोहन राय सामाजिक सुधारों से संबंधित बहुत सारी बातें जो थी, जैसे सती प्रथा, स्त्रियों के प्रति हीन दृष्टिकोण इत्यादि, तो उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। उन्होंने स्त्रियों के प्रति जो हीन दृष्टिकोण रखते थे भारतीय समाज के लोग, उसका उन्होंने विरोध किया, उसकी आलोचना की। राजा राम मोहन राय ने, निहार रंजन रे के अनुसार, राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा के अध्ययन पर जोर दिया और उन्होंने भारत के लोगों को सबसे पहले एक आधुनिक दृष्टि प्रदान की। डॉक्टर रे के अनुसार वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्त्रियों के लिए समान अधिकार की मांग की, यहाँ तक कि संपत्ति में भी उनके लिए समान अधिकार की मांग की। बामर की राय में राम मोहन राय की महत्ता धर्म को या धर्म के स्वरूप को नए संदर्भ में व्याख्यायित करने में है। यानी कि बामर ये कहता है कि राजा राम मोहन राय ने धर्म की नई व्याख्या की और नए संदर्भों में धर्म की व्याख्या की, जो कि आधुनिक भारत में ज़्यादा आवश्यक था। तो वो ऐसा नहीं था कि वह धार्मिक थे, वो धार्मिक थे, धर्म और आध्यात्म विश्वास रखते थे, लेकिन नए संदर्भों में राम मोहन राय ने उसकी व्याख्या की। मित्रों, प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर रजत रे के मत को हम देखें तो रजत रे कहते हैं कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में हस्तक्षेप की नीति वाणिज्यवाद के कारण आई और इसके कारण क्या हुआ कि जो भारतीय बुर्जुआ वर्ग था वो निष्प्रभावी हो गया।
राम मोहन राय स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करते थे और यह पृष्ठभूमि राम मोहन राय को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन करने पर मजबूर करती थी। पर यह मत एक पक्षीय है, क्योंकि भारतीय जो बुर्जुआजी वर्ग था वो 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ, और तो इसलिए राम मोहन राय के समय में ये कहना कि बुर्जुआ वर्ग निष्प्रभावी हो गया, ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि अभी वो विकसित हो रहा। चार्ल्स हिमसैथ पे एक बार हम फिर से आते हैं। चार्ल्स हिमसैथ के अनुसार राम मोहन राय ने आधुनिक सुधार को नई दिशा दी। राम मोहन राय ने दो परंपराओं के बीच सेतु का काम किया, जिसमें एक भारतीय राष्ट्रवादी चिंतन से और दूसरी पश्चिम के प्रभाव से आ रही थी। इस तरह से भारतीय राष्ट्रवादी चिंतन और पश्चिमी जो वेस्टर्न आप कह लीजिए थॉट्स थे, उनके बीच में उन्होंने एक सेतु का काम किया। इसी तरह से मित्रों और भी इतिहासकार हैं, जैसे प्रोफेसर सुमित सरकार जो है वो ये कहते हैं कि राम मोहन राय का लेखन और उनकी गतिविधियां उनकी पीढ़ी को वसीयत में मिली परंपरा से एक प्रकार के विच्छेद की सूचना देती। बावजूद इसके यह विच्छेद सीमित और अत्यंत अंतर्विरोध पूर्ण था। इसे मुख्यतः बौद्धिक धरातल पर उपलब्ध किया गया था, न कि सामाजिक रूपांतरण के स्तर पर, और वह पुनर्जागरण संस्कृति का प्रवर्तन राम मोहन राय ने किया था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर सुमित सरकार का मत जो है वो और इतिहासकारों से थोड़ा सा अलग है। 19वीं शताब्दी की जो स्थिति थी उसमें अगर हम ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बंगाल का जो पुनर्जागरण था, बंगाल का पुनर्जागरण एक मशाल दौड़ के रूप में देखा जाता था। जैसा कि नीरज सिंह चौधरी ने एक बार कहा था कि इसको जो है पतनशीलता की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता। तो मित्रों, राम मोहन राय की जहाँ तक बात है तो उनकी सीमाओं और उनके अंतर विरोधों को भारतीय समाज पर ब्रिटिश प्रभाव की मूलभूत प्रकृति में खोजा जा सकता। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए अगर, तो राम मोहन राय समूचे बंगाल के पुनर्जागरण का जो इतिहास लेखन है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो एक अलग तरह के व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। साधारणतः इतिहासकारों की इस बात पर सहमति है कि राम मोहन राय की वास्तविक महानता और मौलिकता हिंदू धर्म, इस्लाम और पाश्चात्य सांस्कृतिक परंपराओं को संस्थापित करने के उनके प्रयास में निहित है। प्रोफेसर सुमित सरकार जो है उनका ये कहना है कि उन्होंने सेवाओं के भारतीयकरण, जूरी द्वारा न्याय विचार, अधिकारों का विभाजन, प्रेस की स्वतंत्रता और विधि संबंधी मामलों में भारतीय जमींदारों, व्यापारियों और अधिकारियों से परामर्श लेने आदि मांगों पर ध्यान आकर्षित करने वाले आधुनिक सांविधानिक आंदोलन का मार्ग प्रशस्त की। जमींदारी व्यवस्था का उनका विश्लेषण जो था वो किसी भी आधार पर लगान में और अधिक बढ़ोतरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग से संबंधित था। आज भी जो है वो
जमींदारी प्रथा के विषय में जो उनके विचार थे, आज भी लोगों को प्रभावित करते। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि राम मोहन राय के बारे में अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग राय प्रदान की है। हम ये देखते हैं कि पहले जो पुराने इतिहासकार थे, पुराने इतिहासकारों ने राम मोहन राय के बारे में जो कुछ लिखा था, आधुनिक इतिहासकार जो है वो उनमें बहुत सारी बातों से सहमत नहीं है। तो कुल मिलाकर राम मोहन राय की अ, देशभक्ति ने उन्हें नए अर्थों में सबसे पहले राष्ट्रवादियों की श्रेणी में खड़ा किया था। वो अ, एक हम ये कह सकते हैं कि वो एक उदार और मानवीय राष्ट्रवाद के समर्थक। उनका मत था कि मनुष्य को सामाजिक तानाशाही से छुटकारा दिलाया जाए, मनुष्य को अज्ञान के बंधनों से छुटकारा दिलाया जाए और उनका ये भी कहना था कि मनुष्य को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करने की स्वाधीनता होनी चाहिए। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय का कहना था कि सभी मनुष्यों को समानता के आधार पर ही अ, मानना चाहिए, यानी कि ये मानना चाहिए कि सभी मनुष्य जो है समान है, उनमें जो है तो किसी तरह का उनके साथ भेदभाव इत्यादि नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सामाजिक पतन से मुक्ति दिलाना, जात-पात की प्रथा को समाप्त करना, ये सब जो है राम मोहन राय के आंदोलन के जो हम कह सकते हैं प्रमुख कार्यक्रम थे और इन्हीं के ज़रिए वो राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। वो आध्यात्मिक और बौद्धिक पुनरुत्थान से भारतीय जनता को नवजीवन देना चाहते थे और उन्हें एक राष्ट्रीय बंधुत्व के सूत्र में बाँधना। अब प्रोफेसर जेटीएफ जॉर्ज का कहना है कि राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अ, धर्म सुधार आंदोलन किया, एक समाज सुधार आंदोलन किया। उन्होंने एक संगठन बनाया, उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की और उसके ज़रिए उन्होंने काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त की। राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पाँव रखा और इस प्रकार हिंदू रूढ़िवाद के उस विचित्र जो मिथक था उसको तोड़ा कि समुद्र पार जाना जो है वो पाप है। पहले के लोग जो है समुद्र पार जाने से डरते थे, वो ये सोचते थे कि वहाँ जाएँगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और पता नहीं क्या-क्या हो जाएगा। तो इस मिथक को राममोहन राय ने तोड़ा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राममोहन राय आधुनिक भारत के अग्रदूत थे और उनका जीवन का भारतीय नवजागरण का उषा काल था। प्रसिद्ध इतिहासकार सर के एम पणिक्कर ने उनके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि राममोहन राय हिंदू सुधार आंदोलन के पिता कहे जा सकते, फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट। उनका ब्रह्म समाज ईसाइयत का भ्रम मूलक हिंदूवाद न होकर के यूरोपीय प्रबुद्धतावाद के साथ उपनिषद के दार्शनिक विचारों का संश्लेषण था। धर्म के रूप में ब्रह्म समाज जो था वो वेदांत की हिंदू परंपरा पर आधारित था, परंतु जीवन के प्रति ब्रह्म समाज का जो दृष्टिकोण था वो न तो ईसाई और न ही हिंदू था बल्कि यूरोपीय था, जिसने कि 18वीं शताब्दी के बौद्धिक आंदोलन से प्रेरणा ली थी। यानी कि वो
दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी चिंतन से, पश्चिमी परंपराओं से राजा राम मोहन राय प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर भी काफी जोर दिया था। 1820 ईस्वी तक भारत एक नई सभ्यता के निर्माण के पथ पर बढ़ा, पूर्व और पश्चिम के संश्लेषण से, यानी कि पूर्व और पश्चिम के विचारों का जो मिलन हुआ, नई सभ्यता के निर्माण के पथ पर बढ़ा। तो इस नए दृष्टिकोण से राम मोहन राय नए भारत के, हम कह सकते हैं कि वो नए भारत के उद्घोषक थे। राम मोहन राय के आलोचकों का भी मानना है कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव किए जा रहे परिवर्तनों को एक साथ रखकर एक नई चेतना का सूत्रपात किया। राम मोहन ने विभिन्न क्षेत्रों में नई प्रवृत्तियों का समर्थन किया। उनके व्यक्तित्व की महानता इसी में थी। इस तरह से मित्रों, राम मोहन राय के बारे में जो विभिन्न मत है, उनका परीक्षण करने का प्रयास हमने किया, जो कि थोड़ा अलग हट करके था। इसमें विभिन्न इतिहासकार उनके बारे में क्या कहते हैं, इस तरह से उनका मूल्यांकन करने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। इसमें कुछ बातें जो है आपके काम आएंगी। इसमें मैंने इन बातों को नहीं बताने का प्रयास किया कि ब्रह्म समाज का क्या था, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, क्या क्या किए। यहाँ उन्होंने जो कार्य किए थे भारतीय समाज सुधार आंदोलन के अग्रदूत के रूप में, यहाँ विभिन्न इतिहासकारों के मतों के आलोक में उसी का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए जो मैं शीघ्र ही लेके आऊँगा। आपकी अपनी कोई फरमाइश हो, अगर आप चाहते हो कि आपको इस विषय पर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप बताइए। निश्चित रूप से मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।